कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार कौन-कौन से हैं? कि कार्ल मार्क्स ने प्रमुख रूप से कौन-कौन से आर्थिक विचार दिए हैं? पहले पार्ट में अर्थात कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचारों का पहला वीडियो जो हमने चलाया था, उसमें बताया था कि कौन था कार्ल मार्क्स और किस प्रकार से उसने अपने आगे की प्रक्रिया को जारी रखा। लेकिन आज हम यहाँ पर विशुद्ध रूप से यानी कि शुद्ध रूप से उसके आर्थिक विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। तो कौन-कौन से उसने आर्थिक विचार दिए हैं, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो उसने प्रमुख रूप से 5 आर्थिक विचारों की बात की है। तो पहला आर्थिक विचार कौन था उसका? पहला था कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा जो आता है उसका इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा है मूल्य का श्रम सिद्धांत। चौथा है वेसी मूल्य का सिद्धांत और पांचवा है पूंजी संचयन का सिद्धांत या इसी का दूसरा नाम है पूंजी का केंद्रीकरण। तो इस प्रकार से 5 जो टॉपिक हैं, ठीक है, ये हैं उसके आर्थिक विचार। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं आसान से आसान शब्दों में वह पढ़ने वाले हैं क्या? पहला वाला उसका आर्थिक विचार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी आर्थिक विचार क्या है और इसके द्वारा वह क्या प्राप्त करना चाहता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो कार्ल मार्क्स के जो आर्थिक विचार हैं, वो उसने किस पुस्तक में लिखे हैं? कौन सी बुक है? वो है दास कैपिटल। कौन सी बुक है? दास कैपिटल है, जो ये स्वयं उसने लिखी है। तो इसी में उसके सारे के सारे आर्थिक विचार देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं क्योंकि उसने इसी में उसका वर्णन किया है। तो बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिक समझ लेते पहले कि भौतिक वस्तु कौन-कौन सी हो सकती हैं? जैसे मकान है, गाड़ी है, खेत हैं, सोना, चांदी जो किसी व्यक्ति के पास हैं, ठीक है? वो भौतिक वस्तुएँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर आ रहा द्वंद। तो भौतिकवाद में द्वंद कब जन्म लेता है, इसको एक परिवार के माध्यम से समझते हैं। एक परिवार में एक पिता की 5 संतानें हैं, ठीक है? 5 संतानें हैं, पहले बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। जब शादी-विवाह हो जाता है और पिताजी निकल जाते हैं, तो फिर क्या होता है? उनमें संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि बड़ा भाई कहता है कि मेरा हिस्सा ज़्यादा है, अगला कहता है कि मेरा हिस्सा ज़्यादा है, अगला कहता है मेरा हिस्सा ज़्यादा है। किस पर? भौतिक वस्तुओं को लेकर। तो ऐसे में जो भाई पहले एक थे, उनमें झगड़ा हो जाता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं द्वंद। अब ये द्वंद क्यों प्राप्त हुआ? ये द्वंद क्यों हुआ? क्योंकि कोई भाई ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है और कोई भी भाई पीछे नहीं रहना चाहता है, ठीक है? तो ये मार-काट जो चलती है, ये चलती है भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, ये भाइयों का उदाहरण है। ऐसे ही संसार में भी होता है, ऐसे ही दुनिया में भी होता है कि जब समाज का बहुत बड़ा वर्ग क्या होता है, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा रहे और दूसरे के पास कम रहे। तो जिसके पास कम रहता है और जिसके पास ज़्यादा रहता है, तो इनके विचार आपस में विरोधी हो जाते हैं, ठीक है? विरोधी हो जाते हैं, फिर झगड़ा होता है, किसके लिए? भौतिक संपत्ति के लिए। तो परिवार के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि द्वंद्व माने होता है झगड़ा और जो भौतिक वस्तुएँ हैं, उनकी प्राप्ति के लिए होता है कि ज़्यादा मेरे पास रहे, ज़्यादा मेरे पास रहे और यदि बराबर सबके पास रहे, तो द्वंद्व होने का कोई नाम ही नहीं है। तो यही कार्ल मार्क्स अपने आर्थिक विचार में बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर समझना है, पहले समझते हैं कि द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व मीन्स होता है झगड़ा। सीधी-सी बात है, झगड़ा होता है और वो भी कैसा होता है? तगड़ा होता है। या इसी को कहते हैं 2 विरोधी विचारधाराओं में संघर्ष अर्थात व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह 2 वर्गों में बढ़ जाता है, ठीक है? और फिर आपस में झगड़ा करते हैं कि मुझे ज़्यादा चाहिए। तो 2 विरोधी विचारधाराओं में संघर्ष या फिर जो झगड़ा होता है उसे द्वंद्व कहते हैं या उसको डायलेक्टिकल कहते हैं। ओके? इसी प्रकार से आपने लिखना है। द्वंद्व की क्या डेफिनेशन होगी? 2 विरोधी विचारधाराओं की आपस में संघर्ष की प्रक्रिया। 2 विचारधाराओं में, ठीक है? 2 विचारधाराएँ और कैसी विचारधाराएँ हैं? वो विरोधी विचारधाराएँ हैं, क्योंकि समान विचारधाराओं में तो संघर्ष हो ही नहीं सकता है। तो 2 विरोधी विचारधाराओं में आपस में जो संघर्ष की प्रक्रिया चलती है, उसे द्वंद्व कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। आगे कार्ल मार्क्स क्या बतलाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार में
होने वाले भौतिक परिवर्तन की व्याख्या करता है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, तो संसार में जितने भी परिवर्तन होते हैं, और कौन से परिवर्तन की बात कर रहा है ये? ये कह रहा है भौतिक परिवर्तन, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को लेकर जब मानव आदि काल में था, तब भी झगड़ा करता था, ठीक है? उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा, तब भी झगड़ा किया उसने, ठीक है? और मॉडर्न काल में भी झगड़ा होता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या बतलाता है कि संसार में होने वाले भौतिक परिवर्तन की व्याख्या करता है कि कभी भौतिक संसाधन किसी के पास ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है जी? फिर एक वर्ग कमज़ोर हो जाता है, कुछ समय बाद फिर अगला वर्ग हावी हो जाता है, संसाधन उसके हाथ में चले जाते हैं, किसी के हाथ में कम रहते हैं, फिर झगड़ा इस प्रकार से चलता रहता है। ऐसा बता रहा है कौन? कार्ल मार्क्स। फिर कार्ल मार्क्स क्या कहता है? किस प्रकार का जो झगड़ा हो रहा है, ठीक है, लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वर्षों, ठीक है, हजारों सालों से, तो ये कहता है कि परिवर्तन अनिवार्य प्रक्रिया है संसार की। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, ये अनिवार्य प्रक्रिया अर्थात ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसी प्रक्रिया के बाद एक सामाजिक संस्था जो किसी काल में प्रसिद्ध रहती है, अगले काल में वो समाप्त हो जाती है, उसके स्थान पर अगली संस्था आ जाती है। तो कुल मिलाकर उसका कहने का अर्थ यह है कि भौतिकवादी संसार में कोई भी सामाजिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, आर्थिक संस्था हो, वह परिवर्तनशील होती है। उसका रूप क्या होता है? समय के साथ चेंज होता रहता है। ओके, ये आपने लिखना है, ठीक है? कि परिवर्तन अनिवार्य प्रक्रिया संसार की। संसार में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। सत्ता किसी के हाथ में आ जाती है, कभी किसी के हाथ में चली जाती है। भौतिक संसाधनों पर कभी किसी का अधिकार हो जाता है और कभी किसी का अधिकार हो जाता है। तो जिसका अधिकार रहता है, ठीक है, वो तो खुश रहता है, और जिसके पास अधिकार कम रहते हैं वो नाखुश रहता है। तो नाखुश वाला क्या करता है? खुश वाले से झगड़ा करता है, ठीक है? और फिर झगड़ा आगे चलकर तगड़ा हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि कार्ल मार्क्स के जो आर्थिक विचार हैं, कार्ल मार्क्स के जो आर्थिक विचार हैं, जो उसने दिए हैं, ये जर्मनी में एक दार्शनिक हुआ था, तो उसका नाम था हीगल। क्या नाम था उसका? हीगल। तो हीगल के विचारों से ही प्रेरित होकर अर्थात उसने हीगल की नकल की है, लेकिन हीगल की ज्यों की त्यों नकल नहीं की है। हीगल जो था वो दर्शनवादी था, अर्थात वो आदर्श में विश्वास रखता था कि होना चाहिए, ठीक है? काल्पनिक बात है, होना चाहिए। तो वहीं से उसने अर्थात हीगल के विचारों को लिया इसने, ठीक है जी? लेकिन ज्यों का त्यों नहीं लिया, उसमें फेर-बदल कर दिया और उसके बाद अपने विचार देने का काम किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो हीगल क्या कहता था उस समय? हीगल कहता था कि प्रत्येक परिस्थिति परस्पर विरोधी शक्तियों का परिणाम होती है। यानी कि प्रत्येक परिस्थिति यानी कि जब जब भी कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो वह 2 गुटों में संघर्ष के कारण ही उत्पन्न होती है। अब वो कैसे उत्पन्न होती है, उसने समझाया है इसको। उसने कैसे समझाया, इसको यहाँ देखना है। उसने कहा कि पहले क्रिया होती है, पहले क्रिया होती है, क्रिया के बाद क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। पहले क्रिया, उसके बाद प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया होने के बाद नई परिस्थिति का जन्म होता है। ठीक है? पहले क्रिया होती है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद नई परिस्थिति का जन्म होता है। ऐसा उसने कहा। किसने? हीगल ने। फिर उसने कहा कि जब नई परिस्थिति का जन्म होता है, तो यहीं तक नहीं रुकता है। फिर नई परिस्थिति किसमें बदल जाती है? क्रिया में बदल जाती है। फिर क्रिया की भी क्या होती है? मतलब ऐसा नहीं कि पर डे हो रहा है, बरसों लग जाते हैं, फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर नई परिस्थिति का जन्म होता है। तो इस प्रकार से ये हीगल ने बताया है। इसी को अर्थात यही बात जो क्रिया, प्रतिक्रिया और नई परिस्थिति का जन्म, ये तो 3 चीज़ें हैं। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद। जो क्रिया है उसको बोलेंगे वाद, जो प्रतिक्रिया है उसको बोलेंगे प्रतिवाद और जो संवाद है इसको बोलेंगे नई प्रस्तुति का जन्म। ये हीगल का विचार है, ठीक है? और जो जैसे वाद के बाद हुआ प्रतिवाद और प्रतिवाद के बाद संवाद। उसने कहा कुछ समय बाद जो संवाद हुआ, वह बदलकर किस में बदल जाएगा? फिर वाद बन जाएगा, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद, फिर चलेगा, फिर वाद, प्रतिवाद, संवाद। इस प्रकार की जो क्रिया है, ये लगातार चलती रहेगी संसार में। ये किसने कहा? ये हीगल ने कहा। और यहीं से हीगल की अर्थात इसी वाद, प्रतिवाद और संवाद के विचार को कार्ल मार्क्स ने अपने किसमें
कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में लिया है। ओके, अब वाद क्या होता है और प्रतिवाद कैसे उत्पन्न होता है और संवाद कैसे होता है। अर्थात वाद को हम क्रिया भी बोल सकते हैं, प्रतिवाद को प्रतिक्रिया बोलेंगे और संवाद को नई परिस्थिति का जन्म बोलेंगे। अब देखिए, वाद थीसिस बोलते हैं। वाद माना कि संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है, हंसी खुशी रहते हैं, लंबा चौड़ा परिवार है, ठीक है। 5 भाई है, उनके भाई भी हैं, ठीक है, उनके भाई भी है, संयुक्त परिवार कहलाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार जो कई पीढ़ियों से एक साथ रह रहा है, ठीक है। अब एक साथ क्यों रहते हैं? इस सुरक्षा की दृष्टि से रहते हैं कि सब भाई एक साथ रहेंगे तो मजबूती के साथ रहेंगे, ठीक है, हमारे पास संपत्ति ज़्यादा होगी, सभी खुश रहते हैं, ठीक है। तो ये होगा वाद, अर्थात संयुक्त परिवार। एक उदाहरण ले लिया मैंने, काल्पनिक वाद हो गया, ओके, संयुक्त परिवार है। लेकिन कुछ समय बाद उसी परिवार में कुछ लोगों के बीच क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। अर्थात पहला परिवार एक था, ठीक है, तो वो वाद था। लेकिन कुछ समय बाद परिवार के सदस्य आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, ठीक है, कि वो काम कम कर रहा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वो ज़्यादा कमा रहा है या मैं ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। इस प्रकार का क्या होता है? काम चलता है, लेडीज़ों में झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और वो प्रतिवाद क्या होता है? आपसी मतभेद, यानी कि वाद किस में बदल गया? प्रतिवाद में। संयुक्त परिवार का जो झगड़ा था वो आपसी मतभेद में बदल गया, ठीक है। अब झगड़ा होता है, मतभेद हो गया, तो मतभेद में क्या होगा कि सब क्या कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, ठीक है जी, हम सब अलग होना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? आपस में सुलह समझौता होगा, ठीक है जी। और सुलह समझौता करने के बाद प्रतिवाद के बाद क्या होगा? संवाद आएगा, अर्थात नतीजे पे पहुँचेंगे भैया, संयुक्त परिवार में रहेंगे, सब अकेले-अकेले हो जाते हैं, सब खेत मकान जो हैं, खलिहान सब बाँट देते हैं। तो वाद के बाद प्रतिवाद के रूप में आपसी मतभेद हुआ, ठीक है? और संयुक्त जो परिवार था, संवाद के आखिरी चरण में वह बँट गया एकल परिवार, सिंगल परिवार में, ठीक है जी? सब भाई ब अलग-अलग हो गए। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार हो गया वाद का, ठीक है? संयुक्त परिवार में जब क्या हुए, आपसी लड़ाई झगड़े होने लग गए, तो वो बन गया प्रतिवाद। उसके बाद क्या हुआ? सुलह हुआ, समझौता हुआ कि सब अलग-अलग हो जाते हैं, तो एकल परिवार, सिंगल परिवार हो गया, ठीक है? वो बन गया संवाद, ठीक? इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि फिर ये यहीं पे खत्म हो गया, फिर आगे क्या होगा? एकल परिवार फिर वाद बन जाएगा, क्योंकि फिर उसके भी कई बच्चे होंगे। ठीक है जी। फिर वो भी प कुछ दिनों तक अर्थात कुछ सालों तक शांत रहेंगे, ठीक है, मधुर-विहार रहेगा। फिर उनमें भी क्या हो जाएगा, आपस में लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा, अर्थात प्रतिवाद हो जाएगा, उनके विचारों में मतभेद हो जाएगा। फिर वह संवाद में फिर वो एकल परिवार में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो ये चेन है, ये लगातार आगे चलती रहेगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, ठीक है। ये भी किसका विचार है? हीगल का ही विचार है, ठीक है। अब इस विचार को जो कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार से अपने सिद्धांत में फिट किया है, उसको भी हम समझेंगे। तो इस प्रकार से देखिए कि वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद मतलब इस प्रकार की जो क्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है? इसके लिए क्या कहा है कार्ल मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स ने कहा है, मानव इतिहास का अटल और अपरिवर्तनशील नियम, ये नाम दिया है उसने इसको, ठीक है? कि मानव इतिहास का अटल और अपरिवर्तनशील नियम कहलाएगा। कौन? यही कौन? वाद, प्रतिवाद, संवाद। ठीक है जी? जो निरंतर क्या है? चलता रहता है, बीच में टूटता नहीं है। आई होप कि इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब वो समझाना क्या चाह रहा है, अभी हम उस पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं। अब उसी की ओर चलते हैं, क्योंकि जब यूरोप महाद्वीप में जब किसका काल था? इसी का, कार्ल मार्क्स का था। तो वहाँ पर चल रहा था उसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था। पूँजीवाद जिसमें उत्पादन प्रणाली पर, उत्पादन के साधनों पर, खेत खलिहानों पर धनी लोगों का कब्ज़ा था, अमीर लोगों का कब्ज़ा था, ठीक है? उनके पास अधिकार ज़्यादा थे और उन्हीं में से जो अधिकांश लोग थे, वो शासन पर क्या थे? काबिज़ थे, वही राजा बने हुए थे, ठीक है? और दूसरा भी वर्ग था उसी समय वहाँ पर और वह वर्ग था श्रमिक वर्ग, ठीक है? मज़दूर वर्ग, तो मज़दूर वर्ग कहाँ काम करता था? वो करता था पूँजीपतियों के यहाँ काम करता था,
तो कार्ल मार्क्स ने अपने समय में देखा कि जो पूंजीपति वर्ग है, जितना फ़ायदा वह ले रहा है, काम करने वाला कौन है? श्रमिक वर्ग है, श्रमिक लोग हैं, मज़दूर हैं, आम लोग हैं, वो काम कर रहे हैं और पूंजीपति लोग क्या कर रहे हैं? कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को मिल रहा है। और जो ये श्रमिक वर्ग हैं, ठीक है, एक मज़दूर लोग ये तो बहुत गरीब हैं, इनके पास खाने-पीने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही कम साधन है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं है। तो इसीलिए उसने पूंजीवाद का विरोध किया, क्योंकि पूंजीवादियों ने ही भौतिक संपदा पर कब्जा कर रखा था, अधिकार कर रखा था, ठीक है जी। तो इसी कारण से वो चाहता था कि पूंजीवाद का अंत करना है, ठीक है। और ये अंत कैसे होगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा होगा, ठीक है, कि द्वंद्व होगा, झगड़ा होगा। अभी झगड़ा किस-किस के बीच होगा, इसको समझते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि जो कार्ल मार्क्स था, वह पूंजीवाद का विरोधी था, ठीक है जी। तो उसके काल में जो चल रहा था, फ्रांस, जर्मनी अर्थात यूरोपीय देशों में जो था पूंजीवाद का बोलबाला था। पूंजीवाद का बोलबाला था और पूंजीवादी ही सबसे ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। तो जो पूंजीपति वर्ग था, उसके लिए उसने नाम दिया बुर्जुआ वर्ग। क्या नाम दिया? बुर्जुआ वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग है, धनी वर्ग है, उसका नाम क्या है? बुर्जुआ वर्ग। लेकिन फ्रेंच भाषा में उसको बोलते हैं बुर्जयोसी। क्या बोलते हैं? बुर्जयोसी और हिंदी में बोलेंगे बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग का मीनिंग क्या होगा? पूंजीपति वर्ग या धनी वर्ग। ठीक है जी। अब दूसरा वर्ग कौन-सा बना? समाज का दूसरा बना श्रमिक वर्ग। ठीक है? श्रमिक वर्ग और उसको हिंदी में नाम आया सर्वहारा वर्ग। हिंदी में क्या नाम आया? सर्वहारा वर्ग। और इसको किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में नाम दिया कार्ल मार्क्स ने प्रोलेटरिएट नाम दिया, प्रोलेटरिएट। तो इस प्रकार से देखिए पूंजीपति वर्ग को कहा उसने बुर्जुआ वर्ग, यहाँ पर फ्रेंच भाषा में होगा बुर्जियोसी, श्रमिक वर्ग को हिंदी में नाम आ गया सर्वहारा वर्ग और ये आ गया आपकी फ्रेंच लैंग्वेज में प्रोलेटरिएट। ओके, तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 2 वर्ग बन गए थे। एक था पूंजीपति वर्ग जिसे कहते हैं क्या? बुर्जुआ वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग जिसे कहते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है जी, सर्वहारा वर्ग। तो जो कार्ल मार्क्स था, वो चाहता था कि पूंजीवाद का अंत करना है और जो श्रमिक वर्ग है, उसका शासन लाना है। ठीक है? अर्थात पूंजीवाद समाप्त होगा और उत्पादन के जो साधन हैं, जो भौतिक वस्तुएँ हैं, उन पर जो अधिकार होगा, वो सबका समान होगा। जो श्रमिक वर्ग या अभी गरीब हैं, तो जो पूंजीपतियों के यहाँ काम करते हैं, जिनको कम दिहाड़ी मज़दूरी मिलते हैं, ठीक है जी? उनके भी अधिकार सबके समान होंगे। सबके समान होंगे, समाज में कोई भी वर्ग भेद नहीं रहेगा, समाज जो है वर्गहीन हो जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। अभी हमने हीगल के द्वंद्ववाद की बात की थी, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर समझाया उसको देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या होता है कि उसने कहा कि पहले फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है? इन देशों में जो था, ये ब्रिटेन में वगैरह क्या था? सामंतवाद था। क्या था? सामंतवादी शासन प्रणाली थी, सामंतवाद था, ठीक है? ये पहला था, ठीक है? सामंतवाद, एक वर्ग ये था, दूसरा वर्ग था दास का, ठीक है? दूसरा वर्ग कौन था? दास। दास का अर्थ होता है मजदूर या श्रमिक, ठीक है? जो काम कहाँ करते थे? सामंतवाद या सामंतवादियों के यहाँ काम करते थे, ठीक है? तो उसने कैसे समझाया इसको? उसी के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद। उसने कहा पहले सामंतवाद था, कहाँ? यूरोप में। तो सामंतवाद हो गया वाद। जो दास थे, वो दासों का वर्ग था मजदूर वर्ग का, ठीक है? और सामंतवादी जो थे, ये भूमि के मालिक थे। उस समय भूमि ही क्या था? उत्पादन का सबसे बड़ा साधन था। इस पर सामंतवादियों का कब्जा था और काम करते थे दास, मजदूर, लेकिन इनको दिहाड़ी मजदूरी कम मिलती थी, ठीक है जी? तो इस कारण से इनमें क्या हुआ? प्रतिवाद अर्थात इन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। दासों ने किसका? सामंतवादियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमारी दिहाड़ी बढ़ाइए, हमारी मजदूरी बढ़ाइए, हमें भूमि दीजिए, ठीक है? हम काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनमें झगड़ा हो गया, ठीक है? द्वंद्व उत्पन्न हो गया। तो देखिए वाद था, ठीक है? वाद के बाद प्रतिवाद कौन बना? दास बना।
ठीक है जी। और दास वर्ग ने जब आंदोलन किया, झगड़ा किया, तो ठीक है, तो सामंतवाद का अंत हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद संवाद के रूप में एक नई अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने आई और वो कहलाई पूंजीवाद। वो क्या कहलाई? पूंजीवाद। तो पूंजीवाद किसकी नई व्यवस्था है? सामंतवाद का, ठीक है। अर्थात सामंतवाद का जो अंत किया वो दासों ने किया और नई व्यवस्था आई पूंजीवाद। सामंतवाद का अंत क्यों किया? क्योंकि इसमें सामंतवादियों के पास अधिकांश संसाधन थे, लेकिन दासों के पास बहुत कम था। उनका जीवन बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से खाने-पीने की चीज़ें उनके पास उपलब्ध थी। इस प्रकार से उसने समझाया कि किस प्रकार से सामंतवाद का अंत हुआ और यूरोप में क्या आया? पूंजीवाद आया। तो सामंतवाद क्या कहलाया? वाद। दास क्या कहलाए? प्रतिवाद। ठीक है जी। और फिर अंत में क्या निकला? पूंजीवाद। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, ये तो उसने उदाहरण के द्वारा बताया कि किस प्रकार से सामंतवाद, दास और पूंजीवाद आए हीगल के वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में। अब उसने क्या कहा कि अब उसके समय में चल रही थी उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद चल रहा था और पूंजीवाद जैसे मैंने बात की कि पूंजीवाद में जो समाज था वो 2 वर्गों में विभाजित था। एक था कौन-सा? बुर्जुआ वर्ग, धनी वर्ग या पूंजीपति वर्ग और एक था सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपतियों का जो था उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, भौतिक संसाधनों पर कब्जा था। फैक्ट्री से लेकर, मकान से लेकर खेत खलिहानों पर उनका कब्जा था। श्रमिक उनके यहाँ काम करते थे, लेकिन वो श्रमिकों को मजदूरी कम देते थे। तो श्रमिकों को जब मजदूरी कम दी, तो श्रमिकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मजदूरी बढ़ाइए। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है जी, आंदोलन शुरू कर दिया। तो उसी समय कार्ल मार्क्स ने अपने विचार दिए थे। उसने कहा कि भाई दुनिया के जितने मजदूर हैं सर्वहारा, ठीक है, एक हो जाओ, ठीक है, एक हो जाओ, ठीक है, और पूंजीवाद का अंत करो, ठीक है, लड़ झगड़ कर क्रांति लाओ और पूंजीवाद का अंत करो। और यदि पूंजीवाद का आपने अंत कर दिया तो फिर आपका ही शासन होगा, आपका ही शासन होगा और संपत्ति में आपका बराबर अधिकार होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का अंत करने के लिए किस प्रकार से विचार दिया? कैसे? बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। उसने कहा कि जिस प्रकार से पूंजीवाद आया अंत में सामंतवाद के बाद, तो कुछ समय बाद पूंजीवाद के अंदर भी दुर्गुण आ गए थे, जिसमें से हमने आपको बताया एक बुर्जुआ वर्ग बन गया और एक बन गया आपका सर्वहारा वर्ग। तो उसने कहा कि पूंजीवाद के बाद एक नई व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में उसे कहेंगे साम्यवाद। ठीक है, इसे कहेंगे साम्यवाद। लेकिन ये साम्यवाद कैसे आएगा इसको समझना है कि जैसे पूंजीवाद है, तो पूंजीवाद क्या है? एक वाद है। ठीक है जी, एक टॉपिक है। उसने कहा दूसरा इसमें है श्रमिक वर्ग, ये है प्रतिवाद। तो श्रमिक वर्ग क्या करेगा? क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग है और पूंजीपतियों के शोषण से क्या है? पीड़ित है। तो श्रमिक वर्ग पूंजीवादियों के प्रति क्या करेंगे? अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है जी, लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आंदोलन चलेगा कि पूंजीपतियों की जो पूंजी संपत्तियां हैं उनको छीन लेंगे, उन पर अपना अधिकार कर लेंगे और पूंजीवाद का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा और संवाद के रूप में नई व्यवस्था आएगी साम्यवाद। क्या आएगा? साम्यवाद। लेकिन यहां पर उसने क्या कहा? साम्यवाद जो होगा ये अस्थाई रहेगा, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तब फिर नहीं आएगा वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। उसने कहा नहीं, जो साम्यवाद निकलेगा पूंजीवाद से, तो इसके बाद साम्यवाद एक अस्थाई व्यवस्था होगी दुनिया में। ठीक है जी। और यहाँ पर कैसे समाज की स्थापना होने वाली है? वर्गहीन समाज की स्थापना होने वाली है। समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, अर्थात न पूंजीपति वर्ग रहेगा, न सर्वहारा वर्ग रहेगा, श्रमिक वर्ग रहेगा, बल्कि संपत्ति में सबके अधिकार बराबर हो जाएँ, क्योंकि पूंजीवाद का अंत कर दिया किसने? श्रमिक वर्ग ने। तो सबको बराबर अधिकार मिल गए, सबके पास बराबर संपत्ति आ गई। तो जब सबके पास बराबर संपत्ति आ गई, सबके पास बराबर अधिकार आ गए, तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? तो लड़ाई जो झगड़ा चल रहा था, ठीक है, भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो उसके बाद कैसे समाज की स्थापना होगी? वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। अर्थात समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, सब क्या होंगे? समान हो जाएँगे। अर्थात एकदम से राम राज्य की बात हो रही है। ठीक है? कि सब क्या होंगे? खुश रहेंगे। और ऐसी स्थिति में उसने कहा जब वर्गहीन समाज की स्थापना होगी,
तो उसके बाद धीरे-धीरे राज्य की भी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है? राज्य भी अपने आप में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना आप ऑटोमेटिक ढंग से क्या होगा? संसार चलेगा। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया। इसी प्रकार से आपने भी इसको लिखना है, ठीक है? और समझना भी है, लिखना भी है, समझना भी है सिस्टमैटिक ढंग से। और अंत में उसका क्या निचोड़ निकलता है, उसका अंतिम में निष्कर्ष निकलता है कि जिसका वो क्या था, घोर विरोधी था कि पूंजीवाद का अंत करना है। तो इस प्रकार से उसने पूंजीवाद के अंत करने का तरीका बताया हेगल के विचारों पर आधारित, और अंत में बताया कि साम्यवाद ही सर्वश्रेष्ठ क्या है, व्यवस्था होगी संसार के अंदर। तो इस प्रकार से ये हुआ आज का टॉपिक, यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।